फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जेनेटिक्स का, और उस टॉपिक का नाम है लिंकेज। जेनेटिक्स में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये नया टॉपिक है लिंकेज। इसके पहले हम लोग क्रॉसिंग ओवर पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लिंकेज क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी चैप्टर नंबर 5 का। और सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लिंकेज में किस प्रकार का सवाल आता है। पहले तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छा तरह से समझिएगा। और थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है समझने में, लेकिन ध्यान से अगर समझेंगे तो परेशानी नहीं होगा। और ये सबसे पहला सवाल है कि लिंकेज जो सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, वो किस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा लिंकेज से, और क्या क्या चीज़ हमें लिखना है, 12th में कितना लिखना है, और ये कितना मार्क्स का सवाल आएगा ये भी देखेंगे हम लोग। तो अगर ये देखा जाए तो 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है या 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आपको लिखना होगा कि व्हाट इज लिंकेज। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको बताना होगा कि हु डिस्कवर्ड द लिंकेज, इसका कंट्रीब्यूशन कौन कौन सा साइंटिस्ट का है, किस प्लांट पर काम किया गया है, ये चीज थोड़ा सा दिखना पड़ेगा आपको इंट्रोडक्शन में। और इसका एक आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सवाल ऐसा पूछ देता है कि डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। अब यहाँ पर स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाता है कि अगर लिंकेज पूछा गया है तो लिख सकते हैं, लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज अगर कहा गया तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये चीज आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। फिर लास्ट में अगर ये 5 नंबर का सवाल या 3 नंबर का पूछा गया तो आपको लिखना पड़ेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज, यानी वो कौन कौन सा फैक्टर्स है जो लिंकेज को प्रभावित करता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। और लास्ट में अगर चाहे तो इसका सिग्निफिकेंस दे सकते हैं, अगर ज्यादा लंबा ना हो तो, और नहीं तो आपको कम से कम फैक्टर्स लिखना पड़ेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले लिंकेज का थोड़ा सा इंट्रो हम लोग जानते हैं, शॉर्ट में, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। तो पहला चीज है कि प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज, इसके बारे में जिन्होंने खोज किया, जिन्होंने फर्स्ट बार पता लगाया था 1906 ईस्वी में, उसका नाम है पुनेट एंड ये बैटसन एंड पुनेट। इसीलिए आप पढ़े होंगे पुनेट स्क्वायर, जो कॉलम बनाते हैं हम लोग, पुनेट स्क्वायर, इसमें जो क्रॉस करवा के रिजल्ट निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो पुनेट स्क्वायर, इसी के नाम के ऊपर पुनेट स्क्वायर रखा गया है। तो सबसे पहले जो लिंकेज का प्रिंसिपल जो दिया था वो किसने दिया, तो बैटसन और एक पुनेट, 2 साइंटिस्ट था, इन लोगों ने मिल करके, और कब 1906 ईस्वी में ये दिया था। और ये 1906 ईस्वी में जब इन्होंने प्रिंसिपल लिंकेज का दिया था, तो ये कौन सा प्लांट था जिस पर काम किया गया था, ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में सवाल बनता है। तो ये प्लांट था स्वीट पी। देखिए पी का मतलब क्या होता है ना, हम लोग जानते हैं मटर, लेकिन ये स्वीट पी लिख दिया, मटर नहीं है। ये जो स्वीट पी है ये खेसारी जिसको बोलते हैं, मटर नहीं है ये। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो लेथाइरस ओडोरेटस, इसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम अगर इसका बोले, बोटेनिकल नेम, तो लेथाइरस ओडोरेटस होता है खेसारी। और हालांकि आपको एक बात बता दें कि इस पर इंडियन गवर्नमेंट बैन लगा रखी, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसका दाल अगर खाएंगे तो पैरालिसिस, लकवा जैसी बीमारी का खतरा उत्पन्न होता है। तो ये जो लेथाइरस ओडोरेटस है, इसी प्लांट पर सबसे पहले बैटसन एंड पुनेट वर्क किया था इन्होंने, और ये लिंकेज का जो प्रिंसिपल है इसको दिया था। इसके बाद फिर रेगुलर जो कॉन्सेप्ट जो दिया वो कौन था, तो टी.एच. मॉर्गन। आप सुने होंगे टी.एच. मॉर्गन के बारे में। तो ये जो टी.एच. मॉर्गन है ये कब काम किया और इन्होंने कब कॉन्सेप्ट दिया, तो 1910 ईस्वी में, 4 साल बाद 1906 में बैटसन एंड पुनेट ये जो दिया था, और 1910 में टी.एच. मॉर्गन इन्होंने दिया ये कॉन्सेप्ट। लेकिन ये जो काम किया वो किस पर काम किया था, तो ये काम किया था फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई किसको बोला जाता है,
तो ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ये फ्रूट फ्लाई के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए सवाल दोनों जगह से सवाल बनता है, अगर कंपटीशन देखे मेडिकल वगैरह तो ये दोनों जगह पूछता है सवाल कि सबसे पहले अगर देखे तो प्रिंसिपल जो लिंकेज का है किसने दिया, तो पुनिट एंड ये बैटसन एंड पुनिट 1906 ईस्वी में। वो ये पूछता है कि किस प्लांट पर काम किया था, तो उस प्लांट का नाम है नेथाइरस ओडोरेटा, जिसको स्वीट पी के नाम से जाना जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि ये फ्रूट फ्लाई पर काम किया था किसने, तो वो था टीएच मॉर्गन। एक बात आपको और बता दें यहाँ पर कि अगर कभी आपसे ऐसा पूछा जाए कि हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर यहाँ पर ये पूछा जाए हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, अगर ये पूछा जाए तब हो जाएगा क्या चीज, टीएच मॉर्गन। यानी टीएच मॉर्गन को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, मॉडर्न यानी आधुनिक फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो और ऐसे सिर्फ अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछा जाए तो वो हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, जो पी मटर पर काम किया था। और ये जो टीएच मॉर्गन है इन्होंने काम किया किस पर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, यानी जिसको फ्रूट फ्लाई के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको 2-3 लाइन थोड़ा सा इंट्रो लिख देना है, लिंकेज में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है आपको। 12th में जो इंपॉर्टेंट है वो अब यहाँ लिखना होगा कि ये क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो अलग चीज है। और ये अगर पूछा गया क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज, तो कुछ स्टूडेंट उसको इसमें लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि क्या पूछा गया है और हम क्या लिख रहे हैं। पूछा गया कुछ और, लिख रहे कुछ और, तो मार्क्स तो 0 मिलेगा फिर, इसलिए ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज में कि क्या है ये थ्योरी, क्या बताएगा। तो पहला चीज, ये थ्योरी को समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि लिंकेज होता क्या। आपको शॉर्ट में आपको बताते हैं कि लिंकेज क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम, जैसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में बीच में आपको मिलेगा क्या चीज, सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम के बीच वाला जो हिस्सा होता है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, तो इस पार्ट को कहा जाता है सेंट्रोमियर। हम लोग 11th में पढ़े हैं, सेंट्रोमियर कहा जाता है। और इसके बाद इधर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, सेंट्रोमियर 2 भाग में डिवाइड करता है। ये पोर्शन हो गया और ये पोर्शन हो गया, इसको कहा जाता है क्रोमैटिड। इसका एक और नाम है ये क्रोमैटिड, जिसको हम कह सकते हैं क्रोमोसोम आर्म भी कह सकते हैं, यानी क्रोमोसोम का जो बांह होता है, आर्म होता है, वो भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये 2 क्रोमैटिड रहता है एक क्रोमोसोम में, दोनों क्रोमैटिड को डिवाइड करता है, एक दूसरे से सेपरेट करता है, वो होता है सेंट्रोमियर। अब इसके बाद देखिए कि इसमें क्रोमोसोम के अंदर जो होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है जीन, और ये सभी जो जीन होता है, जैसे अगर हम ये बात करें, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, ये जीन को अगर हम डिनोट कर रहे हैं, तो ये सभी जीन जो होगा वो अपनी जगह पर अस्थायी रूप से रहता है, इधर से उधर जाता नहीं है, जाने की कोशिश भी नहीं करता। ये ओकेजनली कभी अगर टूट गया क्रोमोसोम का पार्ट, अलग अलग हो गया, तो ऑब्वियसली उसको जाना पड़ेगा, हट जाएगा। लेकिन नॉर्मल केस में ये जो जीन जिस जगह पर है वो लिंक में बना रहता है अपनी जगह पर, इसी को कहते हैं लिंकेज। अगर कभी ऐसा होता है कि यहाँ से ये जीन अगर गायब हो गया, हट गया, तो ये लिंक्ड में नहीं रहा, लिंकेज नहीं रहा, फिर वो जीन वहां से हट गया, चाहे वजह जो भी रहा हो, या तो इसको रेडिएशन मिल गया हो, या फिर यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया हो क्रोमोसोम, या यहाँ पर म्यूटेशन हो गया हो, कुछ भी वजह रहा हो, अगर ये क्रोमोसोम में जो जीन है अगर वो वहां से खिसक जाता है, हट जाता है, तो वो लिंक्ड जीन नहीं, अनलिंक्ड जीन कहलाता है। लेकिन जो जीन जिस जगह पर है उसी जगह पर अगर रहता है तो वो लिंकेज कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि लिंकेज क्या है। तो लिंकेज में थोड़ा सा आपको बात समझ में आ गया होगा।
अगर एक एग्जाम्पल देकर आपको बताया, जैसे कहीं सफ़र कर रहे हो आप, किसी बस पर बैठते हैं और बस का जो दो साइड होता है, जैसे ए साइड हो गया, बी साइड हो गया। अगर मान लीजिए ए साइड में 6 नंबर पर आपको अगर सीट मिला है तो आप 6 नंबर पर ही बैठेंगे। बस अगर रांची से पटना भी पहुंच जाती है तो आप वो 6 नंबर पर ही बैठे रहते हैं, अपना सीट नहीं छोड़ते हैं, जब तक कोई ऐसा केस ना आ जाए कि कहीं गाड़ी खराब हो गई हो या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया जो से उठना पड़े मजबूरन। लेकिन आप जब रांची से बैठेंगे पटना तक अगर पहुंचेंगे तो इसी सीट पर रहना चाहते हैं, आप सीट चेंज नहीं करना चाहते, आप उसी सीट पर अगर आप है तो लिंक में बने हुए। तो जस्ट लाइक एक एग्जांपल आपको बता दी। उसी तरह से जो जीन होता है, वो क्रोमोसोम में जो जीन है वो जीन अपनी जगह से हटना नहीं चाहता, अपनी जगह पर रहता है, इसको बोलते हैं लिंक्ड जीन, इसको बोला जाता है और इसी को कहा जाता है लिंकेज। अब इसी में ये जो टी.एच. मॉर्गन है, जिसको कहा जाता है मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स, टी.एच. मॉर्गन को, तो इन्होंने जो थ्योरी दिया है उस थ्योरी में क्या लिखा है, क्या बताया है, ये थ्योरी को हम एक्सप्लेन करते हैं और आपको ये थ्योरी याद रखना पड़ेगा। इसको 2 बार 3 बार 4 बार आप अगर इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके दिमाग से ये थ्योरी निकल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में टी.एच. मॉर्गन ने क्या बताया था वो हम लोग देखेंगे। तो पहला चीज ये लिखता है कि जीन्स लाई इन ए लीनियर ऑर्डर, ये आपको याद रखना है, यही पॉइंट है कि जो भी जीन्स होता है क्रोमोसोम के अंदर वो किस ऑर्डर में रहता है, लीनियर ऑर्डर में रहता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जब ये टी.एच. मॉर्गन थ्योरी दे रहा था तो उन्होंने ये बात बताई कि जो भी जीन होगा क्रोमोसोम में वो लीनियर ऑर्डर में होगा। लीनियर ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्रम में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बिल्कुल अरेंज में क्रम में। चाहे तो ये जीन ऐसे भी रह सकता था कि एक यहाँ जीन, एक यहाँ एट रैंडम इस तरह से। तो ऐसे अगर रहता जीन के एक इधर एक इधर एक इधर तो हम उसको लीनियर नहीं बोलते। लेकिन ये क्या है कि जब आप क्रोमोसोम के अंदर जाएंगे तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए, और डीएनए का जो आप देखते हैं मॉडल, जो वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था 1953 में, तो ये इस तरह का मॉडल दिया था। और अगर ये स्ट्रैंड को आप अगर खोलते हैं तो बिल्कुल इस तरह से मिलेगा। और ये जो जीन होगा, डीएनए का जो ये पार्ट है, ये डीएनए है, इसमें जो जीन होगा वो अरेंज होगा किसमें, लीनियर ऑर्डर में अरेंज होगा। तो पहला अगर थ्योरी अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज, उसमें तो पहला पॉइंट आपको लिखना होगा कि जीन्स लाई इन ए लीनियर ऑर्डर, यानी जो भी जीन है क्रोमोसोम में या डीएनए में वो एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज रहता है। ये पहला पॉइंट है, पहला थ्योरी है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा क्या है वो हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या बताता है कि द जीन्स विच शो लिंकेज, अभी हम लोग बात किए कि लिंकेज क्या है। तो जो जीन जिस जगह पर है वो वहीं रहेगा, अपना सीट नहीं छोड़ेगा, अपनी जगह से वो नहीं हटेगा, चाहे वो एक नहीं 10 जनरेशन के क्यों ना पार कर जाए। जैसे आपके दादा दादी से आपके मम्मी पापा में आ गया, वो डीएनए आपके मम्मी पापा से आप में आया, आपके बाद आपके बच्चों में गया, आपके बच्चों से फिर उसके बच्चों में गया। इस तरह से अगर वो 10 जनरेशन भी चला जाता है, 20 जनरेशन भी चला जाता है, तो जो जीन जिस जगह पर है वो जीन वहीं रहना चाहेगा, तो वो उठा रहता है वो नेक्स्ट जनरेशन तक। इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखता है कि द जीन्स विच शो लिंकेज, यानी ये जीन क्या करता है, लिंकेज जो शो करता है, दैट इज, इसका मतलब हो गया स्टे टुगेदर इन हेरिडिटरी ट्रांसमिशन, यानी वो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन अगर होता भी है, यानी एक पेरेंट से दूसरे में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे से तीसरे जनरेशन में, तीसरे से चौथे जनरेशन में, चौथे से पांचवें जनरेशन में, इस तरह से एंड सो ऑन, अगर इस तरह से ये ट्रांसफर होता जाता है तो भी चाहे जितना भी जनरेशन में चला जाए, तो हेरिडिटी ट्रांसमिशन अगर होता है फिर भी वो जो जीन है वो सेम क्रोमोसोम में ही रहेगा। ये आपको याद रखना है। तो इस चीज को कहा जाता है कि ये थ्योरी जो लिंकेज ऑफ थ्योरी में ये बात बताया जाता है
कि अगर हेरिडिटरी ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे में अगर ट्रांसफर होता है, फिर भी वो सेम क्रोमोसोम में ही वो जीन रहेगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे बॉडी में टोटल क्रोमोसोम कितना है, तो 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। तो मान लेते हैं कि अगर 46 क्रोमोसोम को अगर हम काउंट करें इस तरह से 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से 40। तो अगर मानते हैं थोड़ा देर के लिए कि ये 2 नंबर क्रोमोसोम पर यहाँ पर P है, Q है, R है, इस तरह से, तो ये P जो जीन है वो जीन 2 नंबर पर ही रहेगा। हालांकि ये 10 जनरेशन में भी क्यों ना ट्रांसमिशन हो गया हो, लेकिन अगर वो P जो जीन 2 नंबर पर है, क्रोमोसोम पर है, तो ये जीन 2 नंबर पर ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर दूसरा जनरेशन में चला गया तो ये P वाला जीन 5वां नंबर पर आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। या ये जो Q है या R है, ये जीन ये 4था नंबर पर चला गया यहाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब जिस क्रोमोसोम में जो जीन है उसी क्रोमोसोम में ठहरा हुआ रहेगा। तो इसी को कहा गया यहाँ पर द जीन्स व्हिच शो लिंकेज, यानी ये जो जीन है वो क्या करता है, लिंकेज शो करता है। और वो लिंकेज में क्या बताता है, स्टे टुगेदर इन हेरिडिटरी ट्रांसमिशन, यानी हेरिडिटरी ट्रांसमिशन होने के बावजूद भी सेम क्रोमोसोम में ये रहता है। तो इसी तरह से फिर हम लोग देखेंगे तीसरा कि थर्ड में जो है वो थर्ड में क्या बताता है थ्योरी। तो 2 थ्योरी हम लोग समझ गए इसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। तो तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो क्या बताता है, जीन्स टेंड्स टू स्टे इन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यानी ये कहना इसका है थ्योरी का कि जो जीन जहां है पेरेंट्स का डीएनए में, वो जीन वहीं रहना चाहेगा, उससे खिसकना नहीं चाहेगा। लेकिन हाँ एक्सेप्शनल तो कुछ ऐसा केस आ जाता है, जैसे एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर, अगर जैसे क्रॉसिंग ओवर हो गया तो वो मजबूरन वहां से जीन को हटना पड़ता है। अब जैसे इसके पहले आपको हम बताए थे क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर में ये इस तरह का बताए होंगे कि एक क्रोमोसोम है दूसरे पर क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है, इस तरह से एक क्रोमोसोम दूसरे पर चढ़ जाता है, अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब ये क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम आपस में जो सटा हुआ था वो क्रोमोसोम क्या होता है, हट जाता है और ये अलग अलग क्रोमोसोम हो जाता है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर के बाद फर्क क्या पड़ता है, क्या यहाँ पर रिजल्ट आता है, तो इसका पार्ट टूट करके इसमें अरेंज हो जाता है और इसका पार्ट यहाँ पर इसमें जुड़ जाता है। तो इसका वाला पार्ट यहाँ टूटेगा और इसमें ला करके जुड़ जाएगा। यानी इसमें हम बताए थे कि ये क्रोमोसोम जो होता है, जो पार्ट है, एक्सचेंज हो जाता है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में। इसका पार्ट इसमें आ गया, इसका पार्ट इसमें आ गया और इसका जो पार्ट है वो ट्रांसफर होकर के इसमें चला गया, इतना ही, और इसका पार्ट इसमें चला गया था। यहीं पर हम लोग पढ़े थे कि एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे कि इसका पार्ट टूट के उसमें गया, उसका पार्ट टूट करके इसमें आ गया और एक्सचेंज हो गया। अब बताइए अभी जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे कि ये क्रोमोसोम का जो जीन है जहां है वहीं रहना चाहेगा, लेकिन सोचिए कि अगर ये जो क्रोमोसोम यहाँ का पार्ट है, यहाँ जो जीन है वो तो अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह से हिला नहीं, अपनी जगह से इधर उधर हुआ नहीं, लेकिन ये जो पार्ट यहाँ से टूट करके यहाँ आया तो यहाँ का जीन तो यहाँ आ गया, इसको मजबूरन भागना पड़ गया। तो उसी तरह से इसका जीन यहाँ से यहाँ गया, फिर इसका भी वही कंडीशन है, ये जीन जो अपनी जगह पर था वो तो है, लेकिन यहाँ से जो पार्ट ये टूटा और यहाँ लगा ट्रांसफर हो गया तो एक्सचेंज हो गया। तो जब क्रोमोसोम का पार्ट ही टूट करके और एक जगह से दूसरे जगह चल जाता है तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है तो डीएनए में चला जाएगा, डीएनए में जीन है तो जीन भी ये क्या होता है, हेरा फेरी हो जाता है। और यही हेरा फेरी होना था कि
यही हेराफेरी होना था कि ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ये रिकॉम्बिनेशन होने के बाद, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद वेरिएशन आने का खतरा रहता है, यानी वेरिएशन आ जाता है। यहाँ यही बात बताया जा रहा है कि जीन्स टेंड्स टू स्टे इन पैरेंटल कॉम्बिनेशन, जीन जो है वो अपनी जो पैरेंटल जो जहां पर है वही रहेगा, लेकिन एक्सेप्ट में, एक्सेप्शन में यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है ओकेजनली जब ये क्रॉसिंग ओवर होगा तो इसका जीन टूट करके इसमें आएगा और इसका जीन उसमें जाता है, इसका जीन इसमें आएगा, इसका जीन इसमें जाएगा। तो ये जो जीन है एक दूसरे में क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो ये तीसरा जो थ्योरी था ये आपको याद रखना है। तो 3 यहाँ पर हो गया लिंकेज थ्योरी। फर्स्ट में क्या बताया कि टीएच मॉर्गन क्या बताया था फर्स्ट में कि जीन जो होता है वो लीनियर ऑर्डर में अरेंज रहता है। दूसरा ये बताया कि ये 1 से 10 जनरेशन क्यों ना चला जाए, 20 जनरेशन, जितना भी जनरेशन चला जाए, लेकिन जब भी ट्रांसमिशन अगर होता है तो सेम क्रोमोसोम पर ही उसका जीन रहता है। तीसरा इसका जो थ्योरी बताया जा रहा है वो ये है कि जीन्स जो होगा वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन में ही रहता है, अपनी जगह से नहीं हटेगा, लेकिन एक्सेप्शनल केस में, यानी जहां पर क्रॉसिंग ओवर अगर होगा तो क्रॉसिंग ओवर होने के पीरियड में ये क्रॉसिंग ओवर होने के कारण ये जीन क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। अब यहाँ इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी नंबर 4 है ये आपको देखना है कि थ्योरी नंबर 4 यानी इसमें क्या बताया जाता है। तो थ्योरी नंबर 4 में क्या बताया, द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन। अब दो जीन जो है लिंक्ड जीन है, वो लिंक्ड जीन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्रोमोसोम में वो डिटरमाइन करता है कि वो स्ट्रेंथ जो होता है लिंकेज का वो कितना है। अब इसको समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम हम ले लेते हैं, ये सपोज मानिए क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में यहाँ पर मान लीजिए ये जीन हो गया 1 2 3 4 इस तरह का, ऐसे ये जीन है यहाँ पर, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 ये हो गया 5 6 7 8 इस तरह से। अब ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो डिस्टेंस होता है लिंक्ड जीन का क्रोमोसोम में वही डिटरमाइन करता है कि वो लिंकेज का पकड़ जो है स्ट्रेंथ वो कितना मजबूत है। मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि क्रोमोसोम 1 और 2 के बीच में ये जो यहाँ डिस्टेंस दिख रहा है वो कितना है, ज्यादा है कम है। तो ये देखिए अगर मान लीजिए 5 और 6 के बीच में ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है क्रोमोसोम का, ये डिस्टेंस जो होता है अगर डिस्टेंस बढ़ता है यानी डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर जाता है तब क्या होगा, स्ट्रेंथ जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है। अगर डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर डिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है यानी दूरी अगर कम पड़ जाता है, जैसे मान लीजिए अगर इस तरह से क्रोमोसोम है, ये दूसरा एग्जांपल में ऐसे समझिए कि इसका जो जीन है वो देखिए कितना नजदीक नजदीक, इसका डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं कितना कम है। ये जो देखिए इस तरह का ये जो जीन होगा, अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो क्या है, इसके कंपेयर में डिस्टेंस कम है ना। तो अगर इसका दो जीन के बीच में डिस्टेंस अगर कम हुआ तो इसका स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी पकड़ जो होगा मजबूत होगा। मतलब ये हुआ कि जीन एक दूसरे से जितना नजदीक होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, और अगर जीन एक दूसरे से जितना दूर होगा, डिस्टेंस जितना होगा, तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज बताया गया कि अगर क्रोमोसोम में ये डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है तो स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा, और अगर डिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है तो स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये इसका इसीलिए बताया कि जो डिस्टेंस जो होता है लिंक्ड जीन का, जैसे 1 और 2 जीन है तो ये दोनों तो लिंक्ड जीन हो गया। अब ये लिंक्ड जीन के बीच में डिस्टेंस अगर कम है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये डिटरमाइन किया स्ट्रेंथ का, लिंकेज के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो स्ट्रेंथ इसका कम होगा, तो भी ये
डिटरमाइन करता है कि ये लिंकेज का स्ट्रेंथ कम है कि ज्यादा है। तो ये जो 4 इसका थ्योरी था, ये थ्योरी आपको याद रखना पड़ेगा। और मेन जो फोकस होता है एग्जाम में, जो ये टॉपिक पर, ये थ्योरी पर फोकस होता है, इसलिए आपको ये थ्योरी को याद रखना है। अब इसके बाद देखिए, थोड़ा सा आपको अगर इतना करने के बावजूद भी 5 नंबर या 3 नंबर का सवाल पूछता है, इतना करने के बाद आपको ये फैक्टर्स याद रखना पड़ेगा। तो फैक्टर्स में क्या है कि ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एज अगर ज्यादा है, जैसे 30 की जगह 60 साल है, 65 है, 70 है, तो अगर ज्यादा है तो इसका जो क्रॉसिंग ओवर का जो चांस होता है ना, वो क्या होगा, घट जाएगा। यानी ज्यादा होने के बाद ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये क्या होता है, घट जाता है। यानी ये चांसेस जो उसका होगा डिक्रीज कर जाएगा। और जब क्रॉसिंग ओवर जब कम होगा तो क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ जो होगा इंक्रीज कर जाएगा लिंकेज का। यानी क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं तो जो जीन जहां पर है वो अपनी जगह पर रहेगा लिंक्ड में, तो उसका क्या होगा, जो स्ट्रेंथ होगा लिंकेज का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा क्या, टेम्परेचर। अगर सेल को हम लेते हैं और सेल को हीट करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा देते हैं, तो काइजमा का फॉर्मेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। आपको पिछले क्लास में बताया होंगे कि काइजमा फॉर्मेशन किसको करते हैं, जब 2 क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो होता है काइजमा फॉर्मेशन। तो काइजमा का फॉर्मेशन होगा, बढ़ेगा, और काइजमा फॉर्मेशन अगर बढ़ता है तो क्रॉसिंग ओवर जल्दी से होगा। यानी क्रॉसिंग ओवर जल्दी करवाने में भी टेम्परेचर क्या होता है, मदद करता है। तो ये अगर क्रॉसिंग ओवर जल्दी होगा तो क्या होगा, जीन का जो स्ट्रेंथ होगा वो घटेगा, और घटेगा स्ट्रेंथ इसका, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, वहां पर डिस्टेंस बढ़ सकता है उसका। तो ये चीज। और तीसरा जो इसका है वो एक्सरे। देखिए कभी कभी आप सुने होंगे बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, बार बार एक्सरे करवाने से क्या होता है, वो एक्सरे बोन को पेनिट्रेट करके फिगर लेता है, तो वो हो सकता है कि म्यूटेशन आ जाए, और म्यूटेशन होने के बाद बोन कैंसर जैसे खतरा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये रिड्यूस कर जाता है स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। यानी एक्सरे से अगर ट्रीट होता है तो क्या करेगा, ये रिड्यूस कर जाएगा, यानी घट जाएगा। क्या चीज, लिंकेज जो होगा, लिंकेज का स्ट्रेंथ वो घट जाता है, क्योंकि एक्सरे देने के बाद क्या होता है, जो क्रोमोसोम जो लिंक में वो दूर हटने लगता है यहाँ पर। और ये एक्सरे क्या करेगा, क्रोमोसोम को ब्रेक करवाने में हेल्प करता है, तोड़ देगा इसको, तोड़ेगा तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, हटेगा। तो ये जो 3 जो यहाँ पर फैक्टर लिखे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कभी मौका मिला तो आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम में। फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज में नंबर 1 एज, सेकंड में हो गया टेम्परेचर, और थर्ड में हो गया एक्सरे। तो ये जो टॉपिक हम लोग लिंकेज का देख रहे थे, इस टॉपिक में आपको जो चीज अगर ना समझ में आए तो दोबारा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो स्टेटमेंट है लिखा हुआ वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आज यही तक रख लेते हैं, इसको 1 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके बावजूद भी कहीं दिक्कत हो, समझ में ना आया हो, तो फिर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।